हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और PYQ सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट 20 इयर्स PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, जो मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम इससे पहले 20 इयर्स PYQ देख चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव एंड कैथोड रेज एंड एटम्स। 35 क्वेश्चंस जो पिछले 20 सालों में पूछे गए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अराउंड 20 क्वेश्चंस मैटर वेव एंड कैथोड रेज में, 35 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एटम से, अराउंड एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इस न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी में जो पूछे गए हैं वो है बच्चों 60 क्वेश्चन। इसका मतलब इस वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 60 क्वेश्चन इन प्रीवियस 20 इयर्स। तो आप मान सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके ये पक्के हो जाएंगे नीट में। ओके बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखें, इसीलिए कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बिकॉज 150 क्वेश्चन इन प्रीवियस 20 इयर्स मींस ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर इसमें से पूछे जा चुके हैं। ओके, तो वैसे ही 5 to 6 क्वेश्चन इस साल भी एक्सपेक्टेड हैं, हर साल की तरह, जो नीट में पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि इस बार अटकलें लगाई जा रही हैं, ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर थोड़ा इजी हो सकता है, तो हो सकता है आपके पास ये भी चांस है कि मॉडर्न फिजिक्स में 5 to 6 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 7 और 8 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में ही पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों सभी पार्ट्स PYQ जरूर देखें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव एंड कैथोड रेज, एटम्स, इनके में PYQs हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि उनमें जो कैलकुलेशन है वो कुछ क्वेश्चन में काफी टफ बन जाती है, बट आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उन कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व किए बिना आंसर कैसे मार्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी में भी ऐसे क्वेश्चन है जिसको बच्चा वो एक्सपोनेंशियल पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करता है बट आंसर नहीं आते, बट हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फिर भी हमें वो पूरा सॉल्व किए बिना, लॉग की कोई भी वैल्यू पुट किए बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इतने सालों के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम देखेंगे, कहीं पे भी हमने log 10, log 5, log 4 की वैल्यू पुट नहीं की है। आप इन क्वेश्चंस के जरिए समझ सकते हैं, तो आपको मैथमेटिकल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप समझ जाएंगे पेपर में कैसे आपको कैलकुलेशन को कंट्रोल करते हुए विद इन टाइम आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूक्लियाई। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियाई एंड सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियाई के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें इसकी कंस्ट्रक्शन, रेडियस का फॉर्मूला, डेंसिटी और मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, अ यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्ड विद द न्यूट्रॉन, इट जनरेट दिस एंड 3 न्यूट्रॉन्स एंड, साथ में क्या जनरेट करेगा बच्चों? ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है बेटा। ये है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर भी सेम रहता है बच्चों। तो क्या होगा अगर ये हमारे पास यूरेनियम 92 235 है, एक न्यूट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक किया है बच्चों, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है क्रिप्टॉन में 89 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन बच्चों, साथ में बना है यहां कोई Y कंपोनेंट और X एलिमेंट यहां पर बन रहा है। अब अगर आप गौर से देखें
तो हमें मास नंबर को कंजर्व करना है। तो यहां पर हमारे पास मास नंबर मान लो कितना है A, तो आप क्या लिखोगे 235 इज इक्वल टू 89। यहां पर बच्चों ध्यान देना है, न्यूट्रॉन का 1 भी ऐड करना है। 89 प्लस 3 टाइम्स न्यूट्रॉन का 1 प्लस A, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। 236 माइनस 92, आप देखेंगे ये बन रहा है 144। 144 ए आ गया बेटा आपके पास। देखिए डी ऑप्शन है, आप सीधा मार्क कर सकते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर को भी आप बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। 92 इधर 0 है, प्लस 36 इधर भी 0 है, प्लस यहां पर हम लिख लेते हैं Z। तो ये कितना बचेगा बेटा 92 माइनस 36, आप लिख सकते हैं दिस इज 56 बच्चों। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारे पास न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को बैलेंस करके हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। और ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बेटा अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें 2015 एंड 2007 दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। एक में सिर्फ हमारे पास वेरिएबल्स हैं और एक में हमें वैल्यू दी गई है। कौन सा क्वेश्चन है? रेडियाई। रेडियाई ऑफ, ये हमें दिया गया है एल्यूमिनियम, न्यूक्लियस इज टेकन टू बी Rn। अगर हम ध्यान से देखें तो R किसके बराबर होता है? R0 इंटू 10 रेज टू पावर, R0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, सॉरी यहां पर एक क्वेश्चन स्किप हो गया है बेटा, ये यहां पर देखेंगे एक क्वेश्चन हमारे पास स्किप हो गया था, पहले हम ये देख लेते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? क्या होगा? अगर आप गौर से देखें एनर्जी इक्विवेलेंट होता है mc², मास है 0.5 ग्राम, इसे आप केजी में कन्वर्ट करेंगे। c की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2020 में न्यूक्लियाई में एक क्वेश्चन, न्यूक्लियाई में ही दो क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पॉइंट। और ध्यान से देखिए बेटा कितना सिंपल है ये, 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 16, दिस इज 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 13 जूल। तो ये क्या बनेगा? ए ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा बच्चों। फिर आते हैं वापस इसी क्वेश्चन पे। रेडियस जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा R0 इंटू ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक मास नंबर की कितनी पावर है? 1/3। अब अगर आप गौर से देखें तो हम लिख सकते हैं RTE डिवाइड बाय RAL, ये किसके बराबर होगा बेटा? मास नंबर की रेशो और उनकी पावर 1/3। मास नंबर की रेशो बेटा 125 और 27 की रेशो 1/3, आप आसानी से देख सकते हैं दिस इज 5/3। ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा और ये बचा RTE, तो ये हमारे पास क्या बच गया है बेटा? 5/3। और 2007 में सेम हमारे पास एलिमेंट्स लिए गए हैं, सिर्फ हमें इसका रेडियस दिया था। कितना रेडियस दिया गया है? 3.6, तो 5/3 इंटू 3.6, तो ये आ जाएगा 6 FM फर्मी मीटर। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन बच्चों। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई PYQ नहीं करने हैं, क्वेश्चन कौन सा रिपीट होते हैं, ये जो वीडियो है आपके मन का वहम निकाल देगी। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बच्चों, बहुत सारे, और एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल सेम वैल्यूज चल रही हैं, वैल्यूज भी चेंज नहीं है, छोटा मोटा चेंज यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। गौर से देखेंगे एक यूरेनियम न्यूक्लियाई रेस्ट पे दिया गया है। रेस्ट पे देने का मतलब बेटा इनिशियल मोमेंटम 0। अब अगर दो एलिमेंट में ये ब्रेक होता है, एक थोरियम में और एक हीलियम में, तो दोनों का क्या सेम होगा बच्चों?
कहते हैं लेस मोमेंटम, मोर मोमेंटम, लेस काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम देखें कोई भी एक एलिमेंट अगर रेस्ट में डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या सेम रहता है बच्चों? मोमेंटम। जितना मोमेंटम हीलियम का होगा उतना ही मोमेंटम इस थोरियम का होगा। तो मोमेंटम वाली ऑप्शन तो सही नहीं हो सकती। मोमेंटम ऑफ बोथ इज सेम। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है p²/2m। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास किसका कम है? हीलियम का। तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। वेरी इजी प्रॉब्लम्स बच्चों। PYQ अगर आप मॉडर्न फिजिक्स के देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा कि अब भाई इस बार हम नीट 4 डालेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ये देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है और Q वैल्यू पूछी गई है बेटा। अगर आप गौर से देखें तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। Q वैल्यू क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बच्चों माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? आपको जो बाइंडिंग एनर्जी बेटा कुछ क्वेश्चन में टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है, कुछ क्वेश्चन में पर न्यूक्लियन दी जाती है। इस क्वेश्चन में क्या दी गई है? पर न्यूक्लियन। तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ध्यान देना है न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूक्लियन इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो अगर आप गौर से देखें लिथियम और हीलियम की दी गई है तो हीलियम 4 × 7.06 बेटा माइनस हमारे पास रिएक्टेंट में है लिथियम 7 × 5.60। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास गौर से देखिए बेटा यहां पर एक और पंगा था क्वेश्चन में। क्या पंगा था बच्चों? यहां पर जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं थी। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको हीलियम को 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 7 + 1 8, 3 + 1 4। तो यहां पर ये जो रिएक्शन थी ये बैलेंस नहीं थी। देखिए मैं भी इसको ऐसे सॉल्व करने जा रहा था बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना था। तो ये कितना बनेगा बच्चों? यहां पर ये बन रहा है 56.48 और ये बचेगा 39.2 बच्चों। तो ये आएगा 7.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चे सोच रहे हैं सर हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं दिया। नहीं दिया तो भाई छोड़ देंगे ना, हम अपनी तरफ से क्या लगाएं? अगर हमारे पास जिसने क्वेश्चन सेट किया उसने नहीं वैल्यू दी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जो वैल्यूज दी गई हैं हम उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मार्क कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबके लिए ग्रेस होगा। अपनी तरफ से वैल्यू कंसीडर करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मार्क करने की जरूरत नहीं है। जा तो हम इसको चैलेंज कर पाएंगे या फिर आपका ये करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज दिस। मास डिफेक्ट इतना है, द एनर्जी लिबरेटेड। अगर इतना पूछा गया है, पहले हम इतनी बात देखते हैं। एनर्जी लिबरेटेड क्या होती है बेटा? मास डिफेक्ट इनटू c²। और अगर हमें मास डिफेक्ट AMU में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो आप इसे सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास डिफेक्ट कितना है बेटा? 0.02866 931.5।
आपको इतने ज्यादा डेसिमल में इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.03 इंटू 931 से। आप सिंपली इससे मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्या आ जाएगा 3927.93। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ गया है 27.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप गौर से देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यही दी गई है ताकि बच्चा फटाफट इसे मार्क कर दे और कहे सर बड़ा आसान क्वेश्चन था, हो गया। बट सावधान सावधान बच्चों, यहां पर पूछा गया है पर एएमयू। इसका मतलब है अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम। हीलियम में एएमयू कितना है, यानी कि पर न्यूक्लियन पूछा गया है। पर एएमयू का मतलब क्या पूछा गया है, पर न्यूक्लियन। तो कितना होगा बच्चों ये, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा पर एएमयू दिस इज इक्वल टू 27.93 डिवाइड बाय 4। तो ये नियरली हमारे पास 6, उसके बाद बचा 3 9 39 6.6। बाकी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बचेगा बच्चों, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बच्चों, कैलकुलेशन कैसे करनी है पेपर में। सम टाइम बच्चे इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसको अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर लेना है, बिकॉज ऑप्शंस आर फार अवे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How does the binding energy per nucleon vary with the increase in number of nucleons? Very easy, theoretical question बच्चों। आपको ये कर्व पता है, अप्रोक्सीमेट कर्व यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो इस तरीके से कुछ हमारे पास यहां पर कर्व होती है बेटा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, ये लास्ट में थोड़ी कर्व अच्छी नहीं बनी और तो कोई पंगा नहीं है, कुछ इस तरीके से हमारे पास कर्व होती है। तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो क्या हो रही है, पहले बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती है। तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूक्लियर रेडियस, गौर से देखिए फिर आ गया है एल्यूमिनियम के लिए 27 के लिए। पहले हमने टीई के लिए फाइंड किया था, वहां पर भी हमारे पास 3.6 फर्मी दिया गया था, 6 आंसर आया था। याद आया, दो क्वेश्चन सेम सेम थे 2005 7 एंड 2015। 2012 में भी पूछा गया है, मुझे ये भी वहीं रखना चाहिए था सो दैट आपके मन को तसल्ली हो, अरे सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। क्या होगा, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अगर हम कॉपर का देखेंगे डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का देखेंगे तो मास नंबर ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम की पावर 1/3, 8/3 हो जाएगा। 8/3, सॉरी देख रहे हो मैं भी कितना तेज हूं। क्यूब रूट लेना है बेटा, तो क्या आएगा 4 आएगा। स्क्वायर रूट होता तब 8 आता है ना। मैं भी बड़ा स्मार्ट हो गया है ना, देख रहे हो कैसी कैसी गड़बड़ कर रहा हूं। आपको नहीं करनी है बेटा, पेपर में थोड़ा सा दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखते हुए चीजों को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा 4.8 फर्मी। इन फर्मी पूछा गया है तो इन्होंने ऑप्शन में एफएम नहीं लगाया है, समझ गए। वेरी फास्ट, लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर obtained in a reactor using this disintegrate is 1000 kilowatt. मास डिके पर आर, मास डिके पर आर आपको बताना है। पावर होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अब अगर हम देखें तो एनर्जी हमारे पास कितनी है बेटा, अगर हम यहां पर लिख दें mc², मैं इसको लिख देता हूं रेट ऑफ मास ऑफ डिके। mc² होती है एनर्जी, पावर हो जाएगी रेट ऑफ डिके ऑफ मास इंटू c², यानी कि पर यूनिट टाइम। तो पावर कितनी है बच्चों 1000 किलोवाट 10⁻⁶, c² 9 इंटू 10⁻16, dm/dt यहां से आ जाएगा। तो dm/dt हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आप देख सकते हैं dm/dt क्या आ रहा है हमारे पास 1/9 इंटू 10⁻10।
बट होल्ड ऑन, इसकी यूनिट्स क्या है? इसकी यूनिट्स हैं केजी पर सेकेंड। हमें कैसे निकालनी है बच्चों? पर आर। हमें कैसे निकालनी है? पर आर। तो क्या होगा पर आर? एक सेकंड में कितने आर्स होते हैं? सर आप उल्टा तो नहीं पूछ रहे? कोई बात नहीं बेटा, इनवर्स में बता दो। 1 आर में 3600 सेकेंड, तो एक सेकंड में कितने आर? 1/3600। तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3600, 9 इंटू 10⁻10, ये आ गया किलोग्राम पर आर। तो ये बचा 400 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हैं किलोग्राम पर आर। ओके बच्चों, अब अगर हम गौर से देखें बेटा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास, गौर से देखिए बेटा, 4 इंटू 10⁵ ग्राम पर आर। यूनिट कन्वर्जन में गलती नहीं करनी है, बाकी सब तो जायज है, बाकी सब तो जायज है बेटा। यूनिट कन्वर्जन में अगर आप गलती करके अपने नंबर गवा के आएंगे तो बहुत अफसोस आपको घर पे होगा। तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान से करनी है, बट थैंकफुली कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है कि अगर आपने यूनिट कन्वर्जन गलत कर दी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, किलोग्राम को सीधा ही माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तब थोड़ा पंगा होता है। बट थैंक गॉड, थैंक्स टू नीट और पेपर सेटर, उसने कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं रखी है। तो आपके गलती के चांसेस बहुत कम है। आप अल्टीमेटली समझ ही जाएंगे कि आपने कुछ ना कुछ गलती तो कहीं कर दी है। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियो यहां तक पसंद आ रही है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन नीट। ओके बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जब दबा दीजिए लाइक बटन जोर से बेटा, क्लियर है? और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गौर से देखिए, न्यूक्लियस ऑफ मास m एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। एक न्यूक्लियस है, उसने एक फोटोन एमिट कर दिया है। फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी। इसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होगा एनर्जी बाय स्पीड। जितने मोमेंटम से फोटोन एमिट होगा उतने ही मोमेंटम से ये न्यूक्लियस रिबाउंड होगा बच्चों। तो न्यूक्लियस का जो मोमेंटम है वो फोटोन के मोमेंटम के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू E/c। अब न्यूक्लियस के लिए मोमेंटम किसके बराबर होता है? ये होता है √2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी बच्चों। अब मास कितना दिया गया है न्यूक्लियस का? कैपिटल M। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? कैपिटल M। तो K क्या आ जाएगा बेटा? E²/2mc²। E की वैल्यू h², μ²/2mc²। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? गौर से देखिए, B विल बी द राइट आंसर। ओके बेटा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। कहां होती है फ्यूजन? सन में। सन की एनर्जी का मेन कॉज क्या है? फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसके लिए ये पूछा जाता है, ये आप एक पॉइंट रिमेंबर याद रख सकते हैं बेटा, मेमोराइज कर सकते हैं। क्यों चाहिए होती है हाई टेम्परेचर? सच दैट जो एटम्स के बीच में रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसे क्या किया जाए? ओवरकम किया जा सके। तो क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो क्या आंसर आएगा? सी आंसर हमारे पास यहां पर आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिर से वही है। लिथियम न्यूक्लियस है लेस देन सम ऑफ मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियन से कम होता है, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी आती है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट इनटू c²। और अगर आप इसे मास को AMU में कंसिडर करते हैं, जो आपको दिया गया है यहां पर, आप इसे लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मैंने 0.5 हटा दिया है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पास में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस देख सकते हैं।
जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.042 इंटू 931, गौर से देखिए ये है टोटल एनर्जी। अगर आपको फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर आपको फाइंड करनी है पर न्यूक्लियन, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं? 7। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं बेटा? 7। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये बचेगा 0.06। अब जाके आप इसे मल्टीप्लाई करें। अगर आप इसे पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके लिए जो है कैलकुलेशन वो लेंथी हो सकती है, क्योंकि 7 से फिर डिवाइड करना है। बट अगर आप ध्यान से देखें कि भाई मुझे तो पर न्यूक्लियन चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको लास्ट स्टेप तक लेके जाऊं, 7 से डिवाइड करूं, और ये 42 का 6 रह गया। 6 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, तो क्या बनने वाला है बच्चों? ये 5.5 के आसपास ये बन जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 6 54 और 9 इंटू 3 18, तो 5.8 के आसपास ये आंसर बन जाना चाहिए। हम इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 5.5, जो हमें बी ऑप्शन में दिख रहा था। ज्यादा सोचने की जरूरत यहां पर नहीं है। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये फिर से 2010 एंड 2006 में सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बस लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ी सी बदल दी गई है। कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर दिस, व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड इज। दो हमारे पास ये पर न्यूक्लियन दी गई है और यहां पर बाइंडिंग एनर्जी टोटल दी गई है। जैसे कि हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए भी बात की थी, कुछ क्वेश्चन में पर न्यूक्लियन देगा, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा। कितने जुड़े हैं? ड्यूटेरियम 2 हमारे पास जुड़कर एक हीलियम बना रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो Q वैल्यू क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी? 4 इंटू 7 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 2 इंटू 2 इंटू 1.1 पर न्यूक्लियन है। टोटल न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 4। यहां पर अगर आप लिखते तो क्या लिखते बेटा? सीधा ही 28 माइनस 2 इंटू 2.2। तो यहां पर भी 28 माइनस 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर हमारे पास सेम है, सिर्फ पूछने का थोड़ा सा ढंग बदल दिया है बच्चों। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैन्यूट चेंज करके आपके पास सेम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बी रेडी फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एटलीस्ट आपको 20 ईयर्स क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। आप देख सकते हैं कितने क्लोज ये जो है हमारे पास क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके बच्चों, अगर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें बेटा। ये है एक अनदर प्रॉब्लम, 3 बार रिपीट हो चुका है, 2004, 2007, 2008। सेम क्वेश्चन, मैन्यूट, बहुत ही हल्की चेंजेस के साथ। क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि m हमारे पास एक मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन का मास mp है, न्यूट्रॉन का मास mn है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है बच्चों मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ एलिमेंट्स, कितने प्रोटॉन होते हैं? z। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? a माइनस z माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस ये मास डिफेक्ट है, इनटू आप करेंगे सी स्क्वायर, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है बच्चों। तो अगर आप गौर से देखें तो पहले में मास को इधर लेके आना है। अगर आप लिखें तो बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें बच्चों तो क्या हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियस, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर। इसमें देखें 2007 में बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है, बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है, तो इसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रही है, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन
माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। यहां पर गौर से देखिए, यहां पूरे का ब्रैकेट इंटू सी स्क्वायर है, यहां पर सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर। ओके बच्चों, 2004 में भी फिर से क्या पूछा गया था, मास ही पूछा गया है, तो इसमें डी आंसर। ये वाला और ये वाला दोनों हमारे पास सेम है बच्चों। ओके बेटा, तो पी वाई क्यू सभी चैप्टर के जरूर करें, 20 ईयर्स तो एटलीस्ट आप जरूर करें। उससे पहले थोड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, बट ये वाले क्वेश्चन आप जरूर करें बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर से देखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई आपको कहा गया है, टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। न्यूक्लियर डेंसिटीज बेटा, डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है बेटा, जो रेडियस है वो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, बट डेंसिटी क्या होती है, सभी के लिए कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सभी न्यूक्लियाई के लिए ये हमारे पास क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। कितनी होती है बच्चों, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। सभी न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी हमारे पास सेम होती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। पता नहीं इस क्वेश्चन को कराते हुए अंदर से फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसा पहले सोचा नहीं है, लग रहा है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन इस साल रिपीट होगा। ज्यादा बड़ी मैं इंट्यूशन नहीं कह रहा, इंट्यूशन इस क्वेश्चन को कराते हुए बस आई है कि हो सकता है ये क्वेश्चन इस साल रिपीट हो जाए। तो याद रखिएगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहा गया है, फिर रेडियाई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मास नंबर के साथ रिलेट कर रहा है। कहता है रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाइड टू बी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ दिस। रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ बेरियम जो है, अगर रेडियस इसके प्रोपोर्शनल है तो मास नंबर की पावर 1/3, 2 टाइम्स मास नंबर कितना है, 9 की पावर 1/3। क्यूब कर दीजिए बच्चों, 2 का क्यूब इंटू 9, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8 इंटू 9, तो दिस इज गोइंग टू बी 72 ओनली। तो ये हमारे पास आंसर 72 बन जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से वही है, हमें क्या दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट दी गई हैं एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिलीज्ड वैल्यू क्या होती है, एनर्जी क्यू वैल्यू रिलीज होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, सी, और रिएक्टेंट की कितनी है, ए प्लस बी। तो ये आएगा सी माइनस ए माइनस बी। तो बच्चों क्या आंसर आने वाला है, सी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन एनी फिजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ, गौर से देखिए बेटा, फिजन प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज। फिजन हो या फिर फ्यूजन हो, एनर्जी क्या होती है, रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मास क्या हुआ होगा, डिक्रीज, बिकॉज एनर्जी कहां से आती है बेटा, मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके बच्चों, अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट टू द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई का मतलब, पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब रिएक्टेंट, पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब बच्चों रिएक्टेंट, और फिजन प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये हमारे पास कम है, तो ये आएगा लेस देन 1, लेस देन 1 बच्चों। क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fission of nuclei is possible because the binding energy per nucleon in them. fission का मतलब टूटना, heavy nuclei breaks into lighter nuclei, heavy nuclei breaks into lighter nuclei। तो वहां पर क्या होता है,
देखिए बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम, यानी कि हायर लेवल पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, हायर लेवल पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है बेटा, ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले जो न्यूक्लियस है, ये फिजन प्रोसेस अंडरगो करते हैं। तो यहां पर इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियंस, ये जो वर्ड है ना बेटा इन देम, इस टाइप के न्यूक्लियस में, हैवी न्यूक्लियस में क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज विद द मास नंबर, डिक्रीज विद द मास नंबर एट हाई मास नंबर। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही आ गया बेटा। देखिए कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट उसी के बिल्कुल सिमिलर, पूछने का ढंग बदल गया है बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेम। कहता है मासेस ऑफ द फ्यूजिंग न्यूक्लियस M1 M2, यानी कि ये क्या है, रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिजल्टेंट इज प्रोडक्ट। तो आपको पता है प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होता है तभी तो एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होगा बेटा, क्योंकि फ्यूजन में और फिजन में एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होगा, यही मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए बिल्कुल ही सिंपल, 2014 में देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आ जाए। हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर इस बार भी आ जाए तो मजा आ जाए हमारे पास, है ना। तो ए जेड कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं, कभी भी रिपीट हो सकते हैं। तो जेड क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड क्या बताता है, न्यूट्रॉन। कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो। नेक्स्ट बेटा, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, मास नंबर क्या होता है न्यूक्लियस में, कहता क्या वो प्रोटॉन से, सॉरी एटॉमिक नंबर से कम होता है, जब बड़ा होता है, या सेम होता है। तो किसी किसी में, हाइड्रोजन में सिर्फ अगर हम देखें, हाइड्रोजन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, बाकी ऑलमोस्ट सभी में जो मास नंबर है वो ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर से। तो क्या होगा, सम टाइम इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन, ऑलवेज लेस देन, sometime less than, sometime more than। नो बेटा, इट इज sometime इक्वल, सिर्फ हाइड्रोजन, उसके बाद सभी में ये बढ़ता ही चला जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन आपको मेमोराइज करना है बेटा। कैसे, जो न्यूक्लियस होता है उसका जो रेडियस होता है वो फर्मी ऑर्डर का होता है, और जो एटम का न्यूक्लियस होता है बेटा वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। तो जो वॉल्यूम है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है बेटा। तो कितने टाइम्स बड़ा होगा एटम का रेडियस, अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया है बेटा 10⁵ की क्यूब। तो ये आएगा 10⁻15। समझ गए बेटा, क्लियर है। तो ये भी आपको मेमोराइज करना है, बहुत कम जगह पर ये लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है बेटा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी इज मेनली कॉज्ड बाय, हमने फ्यूजन में ये बात करी थी कि जो सोलर एनर्जी है वो मेनली किसकी वजह से है, फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ हैवियर एलिमेंट, फ्यूजन की वजह से होता है। फ्यूजन नहीं होता, बर्निंग नहीं होता, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, फ्यूजन इज द मेन कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन सुटेबल न्यूक्लियाई आर, यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, चलिए, फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन द सुटेबल न्यूक्लियाई, कौन से सुटेबल न्यूक्लियाई होते हैं फ्यूजन के लिए, लाइटर न्यूक्लियाई आर द सुटेबल न्यूक्लियाई। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और है 2013 का, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। ये आपके ज्यादातर टीचर्स आपको क्लास में ये क्वेश्चन कराते हैं, इसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी यहां पर करनी पड़ेगी। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम पूछी गई है, न्यूक्लियस का मास दिया गया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, मास डिफेक्ट इनटू c²। मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, प्रोटॉन कितने हैं 2,
न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 2, 1.0087, और हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस कितना है, 4.0015। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को चेंज कर ले, ये ब्रैकेट इस तरीके से लगा लेते, इनटू, क्योंकि ये सारे एएमयू में है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, 0.320, ये आएगा 4.015। इस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है बेटा, आप देख सकते हैं, बट ये भी कोई कैलकुलेशन इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है कि आपका ज्यादा टाइम ले। आप इसे सिंपली किससे मल्टीप्लाई करें, 0.03 से, 0.0305 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 9, 27.9 यानी कि 28 के आसपास आंसर आने वाला है। तो जो आंसर आपको दिखेगा वही आप मार्क कर देंगे। समझ गए बच्चों, 28 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर दिख रहा है, आप इसे आसानी से मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होगी, कोई ज्यादा बारीक कैलकुलेशन की जरूरत यहां पर नहीं थी। ओके, तो इन बातों का हमें यहां पर बेटा ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन आती भी है तो 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, आप पेशेंस के साथ उसको कैलकुलेट करें और मार्क करें बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये फिर से वही आ गया है बेटा। कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास दिए गए हैं, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास m हैज न्यूट्रॉन और दिस, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर थोड़ी सी गलती यहां पर होनी चाहिए, एटॉमिक मास की जगह यहां पर क्या देना चाहिए था बेटा, न्यूक्लियाई मास, क्योंकि हम कौन सा मास वहां पर कंपेयर करते हैं, न्यूक्लियाई का मास यहां पर कंपेयर करते हैं। तो न्यूक्लियाई का जो मास होता है वो मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कम होता है बेटा, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कम होता है। तो आंसर आ जाना चाहिए था ए ऑप्शन, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि अगर एटम का मास हम यहां पर यूज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखना चाहिए था। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फिजन ऑन द बेसिस ऑफ, न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब टूटना, तो हमारे पास ये किसके ऊपर बेस्ड समझा गया है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया था बेटा विद द हेल्प ऑफ लिक्विड ड्रॉप। इसे भी आपको मेमोराइज करना है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन किया गया था। न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स ने अलग अलग आंसर दिया है। मैं कहता हूं मोमेंटम, मास अकेला कंजर्व नहीं होता, एनर्जी अकेली कंजर्व नहीं होती, इसमें क्या होता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। तो अगर हम देखें तो वी हैव कंजर्वेशन ऑफ, मास का कंजर्वेशन नो, एनर्जी का कंजर्वेशन नो, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, बट ये कहता है मास एनर्जी एंड मोमेंटम। अब अगर हम इसको देखें डी ऑप्शन को, तब हम ये कह सकते हैं कि मास एनर्जी, मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, एनर्जी इनटू कन्वर्टिंग इनटू, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, डैश। अगर इसने लगाई होती डैश इस तरीके से, मास एनर्जी एंड मोमेंटम, तब हमारे पास डी आंसर करेक्ट होता। मास एंड एनर्जी दोनों को एक साथ जोड़ के कंजर्व किया गया है, बट इसने मास कॉमा एनर्जी एंड मोमेंटम यानी कि तीनों के तीनों कंजर्व होते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आनी चाहिए बच्चों, डी ऑप्शन शुड बी द, सॉरी सी ऑप्शन शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो ये थे बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूक्लियाई। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी। आप देख सकते हैं अराउंड 30 क्वेश्चन, 30 से भी ज्यादा, 32 33 क्वेश्चन न्यूक्लियाई में से पूछे गए हैं, जो बहुत ही आसान 2-3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए। मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं बच्चों वीडियो का, यही हमारी मोटिवेशन है। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी बच्चों। रेडियो एक्टिविटी देखें जरा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पर दो क्वेश्चन एक साथ मैंने रख रखे हैं। ये 2019 में पूछे गए थे, इसलिए ये दोनों एक साथ रख दिए गए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है अल्फा पार्टिकल? होता है हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं किस तरीके के आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं नीट में। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट द इंस्टेंट फॉर द रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2.2 इंटू 10⁹ हाफ लाइफ क्या दे रखी है बच्चों? 2.2 इंटू 10⁹ सेकेंड। और एक्टिविटी दे रखी है हमें 10⁻10। कुछ बुक्स में एक्टिविटी को R से रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ बुक्स में A से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये R जो आप लिखते हैं या A लिखते हैं वही ये है एक्टिविटी। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम क्या होंगे? एक्टिविटी होती है लैम्डा इंटू n। n होता है नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स और न्यूक्लियाई एट दिस टाइम। तो एक्टिविटी है 10⁻10। लैम्डा क्या होता है बेटा? log 2 डिवाइड बाय t हाफ इंटू n। तो n क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? 10 इंटू 10। हाफ लाइफ है 2 इंटू 10⁹ और log 2 की वैल्यू आप नियरली 0.7 लिख सकते हैं। जब आप इसे कट करेंगे, आप गौर से देखिए बेटा 0.7 से ये हट गया तो 3.1 के आसपास ये आएगा इंटू 10⁻19। बिना किसी कंफ्यूजन के आप अगर पावर्स को ध्यान से हैंडल कर लेते हैं तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी में 3.17 है। सिर्फ आपको पावर्स का ध्यान रखना है। ओके बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव मटेरियल half life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, time taken for the disintegration of 450 डिके हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 150। तो पहले कितने थे बच्चों? इस चीज को समझना बेटा। इस क्वेश्चन की मैं खास बात कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है उसमें इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी ब्यूटी यही होती है कि सेम टाइम में सेम डिके या सेम परसेंटेज ऑफ डिके होता है। अगर आपको देखें तो 600 से 300 चले जाएंगे आप 10 मिनट में, 300 से 150 चले जाएंगे आप फर्दर 10 मिनट में, हाफ लाइफ और फिर हाफ लाइफ। तो बेटा अगर 150 बच गए तो कितने डिके हो गए? 450। तो टाइम कितना लगा? 20 मिनट। हो गया क्वेश्चन, खत्म काम। बात समझ रहे हैं? आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोचना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको मल्टीपल हाफ लाइफ के ऊपर ही पूछे जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देंगे। ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, बट इसमें एक गलती थी बेटा 2017 नीट में। यहां पर 1/e की जगह क्या आना चाहिए था? e। तो ये क्वेश्चन हो गया था ग्रेस, बट ज्यादातर बच्चों ने इसे करेक्ट मार्क किया था क्योंकि ऑप्शन एक ही बन रही थी जो मार्क की जा सकती थी। तो क्या कहता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज डिके कांस्टेंट 8 लैम्डा, बी हैज डिके कांस्टेंट लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, बी के न्यूक्लियाई की रेशो डिवाइड बाय ए के न्यूक्लियाई की रेशो। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइनस लैम्डा टी, बी का डिके कांस्टेंट क्या था? लैम्डा, डिवाइड बाय ए के लिए एन नॉट, लैम्डा डिके कांस्टेंट कितना है ए का? 8 लैम्डा इंटू टी। कहता है हमारे पास ये जो रेशो है ये कितनी हो गई बेटा? 1/e। ये क्वेश्चन ने दिया था, बट क्या आना था यहां पर? e। तो ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी बेटा? माइनस लैम्डा टी।
ये वाली पावर ऊपर जाकर +8 लैम्डा टी, तो ये बन गया e की पावर 7 लैम्डा टी। तो बेटा यहां पर आएगा 1, यहां आएगा 7 लैम्डा टी, तो टी कितना आ जाएगा 1/7 लैम्डा। मैं कह रहा हूं आपको कहीं पे भी e की पावर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, log की 2 की वैल्यू बस पता हो 0.7 या 0.693, बाकी और किसी की जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। नीट में क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जरूर पड़ती होगी, बट इसमें नहीं पड़ी है। गौर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगेन 2013 2014 सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है, हाफ लाइफ। सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइफ का फर्क है, फाइनल रेशो 1/7 ही दी गई है। ये क्वेश्चन भी 2-3 तरीके से पूछा गया है। फर्दर आने वाले क्वेश्चन में इसकी एक और वैरायटी वैल्यू चेंज के साथ आपको मिलेगी। क्या कह रहा है बेटा, रेडियो आइसोटोप एक्स विद हाफ लाइफ दिस डिके टू वाई। एक्स जो है वाई को डिके होता है, जो फाइनली स्टेबल है। अ सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम अ केव वाज फाउंड टू कंटेन एक्स एंड वाई इन रेशो। एक रोक है बेटा, उसमें एक्स और वाई की रेशो है 1/7, तो आप कह सकते हैं 7nx इज इक्वल टू ny। इसमें भी वही रेशो है, इसमें भी वही रेशो है बच्चों, क्लियर है। अब अगर आप देखें तो इनिशियली क्या अवेलेबल था, इनिशियली क्या अवेलेबल होगा, अगर आप ध्यान से देखें इनिशियली तो सिर्फ x होगा बेटा, x से y बना है। तो अब अगर मैं मान लूं लेट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे बेटा, n0, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, nx, जो अभी nx है बेटा, प्लस ny, इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, n0। ये ऐसी बात है बेटा कि मान लो इनिशियल हमारे पास है 100, उसमें से 80 डिके हो गए, उसमें से 80 डिके हो गए, तो बचे क्या 20, और 80 जो नए बने हैं, तो टोटल क्या रहेगा 100। 100 में से 80 डिके हो गए, 20 ये बचे, तो 20 क्या है nx, तो 80 क्या है ny। जो ny फॉर्म हो गया वो 80 है, जो बचा है nx वो 20 है, बट इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, जितने इनिशियल थे। तो बेटा फाइनली कितने हैं, जब हमने सैंपल लिया उसमें nx/ny की रेशो है 1/7, बट जो nx और ny हैं इसमें वो होंगे तो टोटल जितने इनिशियली अवेलेबल थे दोनों का सम। तो अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो nx प्लस यहां आ जाएगा 7nx n0, तो nx कितना बच गया बेटा, n0/8। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 की पावर 3 बेटा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 3 बेटा। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा बेटा 3 इंटू हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इस क्वेश्चन में कितनी दी है 1.4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 बेटा। इसमें हाफ लाइफ 20 दी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, समझ में आई बात। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मिलेगा, एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें यहां 1/15 होगा, यहां 1/15, यहां 1/15, यहां 1/16, यहां पर पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 4, और वो 4 हाफ लाइफ के बराबर एज ऑफ रॉक होगी। इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा पार्टिकल गामा आर ऑल हैविंग सेम एनर्जी। किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, जिसका मास सबसे कम है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उसी का मोमेंटम हमारे पास हम कह सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होने की वजह है वेलोसिटी। अगर हमारे पास एनर्जी सेम है, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो अब अगर हम गौर से देखें तो किसका मास सबसे कम होता है, गामा का। तो हमें किस ऑर्डर में मार्क करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, सबसे कम अल्फा की, उससे ज्यादा बीटा की, उससे ज्यादा गामा की। बात समझ रहे हैं, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 A2
विद हाफ लाइफ्स गिवन है बेटा। यहां पर देखिए, इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम A1 एंड 160 ग्राम A2, अमाउंट ऑफ 2 इन द मिक्सचर विल बी इक्वल आफ्टर टाइम। अगर हम ध्यान से देखें तो N1 कितना होगा बेटा, इनिशियली है 40 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा 1 t, N2 कितना है बेटा 160 था e रेज टू पावर माइनस लैम्डा 2 t। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाले क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं बेटा, दोनों की अमाउंट बराबर है, दोनों की अमाउंट बराबर है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया 40 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा 1 t, ये हो गया है 160 e की पावर माइनस लैम्डा 2 t। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये क्या बचेगा बेटा, e की पावर माइनस लैम्डा 1 t डिवाइड बाय e की पावर माइनस लैम्डा 2 t, ये बचेगा 4। तो यहां आएगा e लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t की पावर 4। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। देख लेना है बच्चों कैसे सॉल्व करें आप इसे। ये हो गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t, बेटा ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा log 4। log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t बेटा। ये मैं आप लोगों के लिए इतने स्टेप लिख रहा हूं सो दैट आप इसे एक बार में समझ जाएं। अब अगर आप देखें तो log 2 से डिवाइड कर दो बेटा। गौर से देखिए, मैं कह रहा हूं आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती log 2 log 4 इनकी वैल्यू पुट करने की। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, t हाफ लाइफ होती है log 2 डिवाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा 2 बाय log 2 क्या है, t हाफ लाइफ ऑफ सेकंड का इनवर्स। सेकंड की हाफ लाइफ क्या थी बेटा 10, तो ये क्या है 1/10। पहले की हाफ लाइफ क्या थी 1/। गौर से देखिए बेटा 20 एलसीएम 2 माइनस 1 t इक्वल टू 2, टाइम कितना आ गया है 40 सेकेंड। समझ गए बेटा। तो PYQ करने का फायदा इतना ही है कि आप इस तरीके की कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लें, इस तरीके की कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लें सो दैट पेपर में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, या फिर ये सोचकर क्वेश्चन को ना छोड़ के आए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 50 days। द टाइम इंटरवल T2 minus T1 between time T2 when 2/3 of it has decayed and the time T1 when 1/3 of it has decayed। 1/3 has decayed, had decayed, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा 2/3। 2/3 had decayed, तो रिमेनिंग कितना होगा 2/3 had decayed, तो रिमेनिंग कितना होगा बेटा 1/3। बात समझ गए। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या कहा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पता चले आप इक्वेशन बनाने बैठ गए एक्सपोनेंशियल की, ऐसा नहीं करना है भाई। कहां से n1 कितना है 2/3 n0 से कहां जा रहे हो 1/3 n0 तक जा रहे हैं। कितना टाइम गैप होगा रे इसमें, हाफ लाइफ भाई आधे रह रहे हैं। ये हमारे पास कुछ n1 थे, ये जो n2 है ये n1 का आधा है, तो टाइम कितना लगेगा आधा रहने में, हाफ लाइफ। कहीं से भी कितने भी अगर हाफ रह रहे हैं तो टाइम लगेगा हाफ लाइफ। और कितना टाइम दिया था 50, तो आंसर क्या आ गया है 50 days। काम खत्म बच्चों, क्लियर है, बस इतना ही करना था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 50, इट डिके इनटू अनदर y। ये वही क्वेश्चन आ गया, देखिए बेटा किसी और में डिके होता है और फाइनल सैंपल में कितनी रेशो है 1/15। अब आप इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल रेशो क्या है बेटा 1/15, दोनों का सम क्या होगा इनिशियल के बराबर, तो ये हमारे पास हो गया nx प्लस 115 nx इज इक्वल टू n0। हम पहले ये सॉल्व करके आपको दिखा चुके हैं बेटा, n0 1/2 की पावर 4, तो टाइम कितना होगा बेटा 4 टाइम्स हाफ लाइफ, क्योंकि ये हमारे पास क्या है
नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो 4 टाइम्स हाफ लाइफ करेंगे तो कितना आएगा 200 आवर्स। कितने सेकंड लगे कैलकुलेट कर लीजिए सॉल्व करने में, बस आपको पता हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले मैंने आपको डिटेल में धीरे धीरे बताया था, अब हमने फटाफट देखा कि पेपर में आप इसे कितनी स्पीड से और कितने सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है न्यूक्लियस एमिट 1 अल्फा। एक न्यूक्लियस है बेटा अल्फा एन एक्स एन, एक ने इसने एमिट कर दिया 1 अल्फा 2 बीटा। तो गौर से देखिए बेटा, यहां पर जो बचेगा इसका मैं कोई और नाम रख लेता हूं, बी नाम रख लेता हूं। मुझे नहीं पता जेड एक्स वाई, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं। ये जेड, ये जेड एक्स वाई, ये सारे कंफ्यूज करने के लिए हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें तो 2 - 2, तो ये वाला नंबर क्या रहने वाला है सेम। यहां पर 0 होता है ऊपर, यहां 4 है, तो ये क्या रहने वाला है m-4। क्यों? क्योंकि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर क्या रहता है सेम रहता है। तो क्या बचा बेटा सी ऑप्शन। क्या बचा है सी ऑप्शन और कुछ भी नहीं। क्लियर बेटा, फटाफट से आप इसे नोट कर लेंगे बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई P and Q in the given sample decay into a stable nuclei R। ये क्वेश्चन भी एक अलग क्वेश्चन है बेटा, गौर से देखिए क्या कह रहा है हमारे पास यहां पर। ये 1 मिनट, हाँ ठीक बात बेटा, गौर से देखेंगे यहां पर हमने ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके बाद, ठीक है अभी। 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई P and Q in a given sample decay into stable nuclei R at time t equal to 0. Number of P species are 4 n0 and Q are n0. Half life of P for conversion into R is 1 minute as of Q is 2 minute. Okay? ये हमारे पास जो कन्वर्जन है ये हमें दी गई है 1 मिनट। Initially there are no nuclei of R present in the sample. When number of nuclei of P and Q are equal, the number of nuclei of R present in the sample would be। ये हमें बताना है बच्चों। गौर से देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ यहां पर मर्ज किए गए हैं। क्या दिया गया है, कहता P है Q है, दोनों मिलके R बना रहे हैं। इनिशियली P के नंबर ऑफ एलिमेंट है 4 n0, Q के कितने हैं n0। दोनों की हाफ लाइफ यहां पर गिवन है, हाफ लाइफ 1 मिनट 4 मिनट। बात समझ रहे हैं। कहता जिस इंस्टेंट पे P एंड Q के न्यूक्लियाई बराबर होंगे तब R बताना है। तो पहला काम आपको यह कैलकुलेट करना था कि P और Q के एलिमेंट कब बराबर होंगे वो देखना है। कब होंगे बेटा, P के कितने थे 4 n0, ये आएगा 4 n0 e की रेस पावर माइनस λ1 t, ये आएगा n0 e की पावर माइनस λ2 t। याद आया, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये बनेगा माइनस, ये ऊपर जाकर बेटा λ1 इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस λ2 t। यहां क्या बचेगा 2 log 2 λ1 माइनस, याद करिए बेटा ऐसा पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। यहां पर देखिए λ1 by log 2 हाफ लाइफ ऑफ 1, λ2 by log 2 इनवर्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड। ये बनेगा बच्चों 2। पहले की हाफ लाइफ कितनी है, पहले की हाफ लाइफ 1 मिनट, दूसरे की हाफ लाइफ 2 मिनट। 1/1 माइनस 1/2 t, तो t कितना आ जाएगा बेटा 4 मिनट। t 4 मिनट आ गया है। इसका मतलब जो हमारे पास P बचा है बेटा, डिके कितना हुआ है, P कितना डिके हुआ है, P डिके ये था NP माइनस जो बचा होगा, कितनी हाफ लाइफ हो गई हैं वो हमें यहां पर देखना है। NP कितना था 4 n0 माइनस 4 n0, हाफ लाइफ कितनी हो गई है बेटा 4 मिनट बाय इसकी हाफ लाइफ थी 1 मिनट। N क्या होता है यहां पर, N क्या होता है बच्चों, N होता है टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। P की हाफ लाइफ थी 1 मिनट, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है।
तो ये क्या बचेगा 4n0 1 माइनस 1/16, तो ये बच गया बेटा 15/4n0। इतने सारे जो हैं ये डिके हो जाएंगे तो ये बनेगा nr। फिर अगर हम देखें तो Q से कितना बनेगा, Q कितना डिके होगा, n0 इनिशियली था, डिके होगा n0 1 माइनस 2 की पावर n, n0 था इनिशियली, डिके हो गया है, कितनी हाफ लाइफ बेटा 4/2, 2 हाफ लाइफ, तो ये आएगा 3n0/4। तो अब हमारे पास टोटल आर कितना होगा बच्चों, टोटल आर कितना हो गया, गौर से देखिए बेटा, टोटल आर हो जाएगा 15/4 P से बना है, और Q से कितना बना है बेटा 3/4, Q से बना है 3/4, तो ये हो गया है 18/4n0 विच इज इक्वल टू 9/2n0। तो क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टफ नहीं है बट लेंथी जरूर है। ये वाला क्वेश्चन एक पार्ट पहले पूछा जा चुका है, बट इसके साथ 2 पार्ट और ऐड कर दिए कि इतनी लाइफ में ये कितना डिके होगा, आर कितना बनेगा, टोटल आर कितना बन जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बेटा। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज n0 काउंट पर मिनट एट t इक्वल टू 0। एक्टिविटी n0/e count at t equal to 5, the time at which the activity reduced to half, यानी कि हमें हाफ लाइफ फाइंड करनी है। इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है, हमें क्या फाइंड करनी है, इनडायरेक्टली हाफ लाइफ हमें फाइंड करनी है। तो क्या होगा बेटा, t0 पे एक्टिविटी कितनी है, एक्टिविटी किसके बराबर होती है बेटा, किसी भी टाइम पे इनिशियल एक्टिविटी माइनस लैम्डा t। t0 पे एक्टिविटी कितनी है n0, 5 मिनट पे एक्टिविटी क्या है n0/e, टाइम कितना हो गया है 5 मिनट, मिनट में है। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये क्या बचेगा बेटा 1/e की पावर 5 लैम्डा, तो 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा 1/5 मिनट इनवर्स। तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ लाइफ होती है log 2 डिवाइड बाय लैम्डा, और 1/λ किसके बराबर है, 1/λ इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा 5 log 2 मिनट। 5 log 2 मिनट क्या आएगा बच्चों, डी। यहां पर ध्यान देना है बच्चों, यहां पर log बेस 10 भी दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये जो ln होता है दिस इज log बेस e होता है। क्लियर बात, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके सिमिलर क्वेश्चन पहले आया था, ये उससे थोड़ा अलग है। उसमें हमने देखा था कि डिके हुआ है, तो वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप इज लैम्डा, A1 A2 आर द एक्टिविटी है T1, A1 एक्टिविटी है T1 पे, तो एक्टिविटी होती है लैम्डा e रेस टू पावर, यहां पर एक्टिविटी क्या होती है बेटा लैम्डा n0 e रेस टू पावर माइनस लैम्डा T1। ठीक बात, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए बच्चों, लैम्डा n1 लैम्डा n0 e रेस टू पावर माइनस लैम्डा T1। दूसरी एक्टिविटी T2 पे लैम्डा n0 e रेस टू पावर माइनस लैम्डा। हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डिकेड ड्यूरिंग दिस टाइम। जब ये टाइम T1 था तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे n1, जब टाइम T2 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं n2, तो डिके कितने हैं बेटा, डिके हैं n1 माइनस n2। n1 को क्या लिखा जा सकता है A1/λ, n2 को A2/λ, तो आंसर क्या आएगा A1 माइनस A2/λ। इस वाले एक्सप्रेशन की हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। समझ गए बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा 2009 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इसलिए साथ में लगा दिए हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम एक ही पेज पे सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस
द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये x है, ये z है, ये a है, यहां बनेगा y। अल्फा पार्टिकल 2 4, बीटा पार्टिकल इसके डबल हैं रे। अगर डबल हैं तो क्या होगा, अगर अल्फा पार्टिकल 1 है तो बीटा पार्टिकल 2 है, अल्फा पार्टिकल 2 है तो बीटा पार्टिकल 4 है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ये 2, तो ये क्या है -2, तो ये z क्या रहेगा, सेम। यहां पर क्या बदलेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर। और ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप। तो आपको सिंपली क्या था, आइसोटोप। वैसे तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आइसोटोप, आइसोमर्स, आइसोटोन, आइसोबार्स क्या होते हैं, बट फिजिक्स में डीके के साथ, अल्फा बीटा गामा डीके के साथ ये पूछ लिया गया है कि एलिमेंट क्या बनेगा। इन द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो, गौर से देखिए बेटा, यहां Z बढ़ गया है तो यहां पर क्या डीके हुआ होगा, बीटा। यहां Z2 कम हो गया, Z+1 से Z-2, और मास नंबर 4 कम हो गया है तो क्या डीके हुआ है, अल्फा। ये स्टार था, देखिए मास नंबर सेम रहा, एटॉमिक नंबर सेम रहा, तो क्या डीके हुआ होगा, गामा। तो क्या है, बीटा अल्फा गामा। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। 2009 में दोनों ही क्वेश्चन बड़े आसान है, दोनों ही अल्फा बीटा गामा के ऊपर पूछे गए हैं रेडियो एक्टिविटी में। फिर अगर आप देखें 2007, 2008, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहां पर बस 1/e है, यहां 1/e² है। और मैं आपको याद दिला दूं, 1/e पहले भी आ चुका है, जिसमें आंसर हमने क्या था, चेंज कर लीजिए, वहां पर e रेशो आनी थी, उन्होंने इसी क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करने के चक्कर में वहां पर वो क्वेश्चन ग्रेस हो गया। कहता है दो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, दोनों के कांस्टेंट हैं 5 लैम्डा लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ n1/n2। इनिशियली दोनों के बराबर हैं, कट जाएंगे। लैम्डा कितना है, पहले का 5 लैम्डा, दूसरे का कितना है, लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या है, 1/e, तो ये हो गया e⁻⁻5 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी। तो ये आ गया है 1/e⁻4 लैम्डा टी। तो ये क्या बचा बेटा, 4 लैम्डा टी इक्वल टू 1, तो टी कितना आ गया है, 1/4 लैम्डा। इस वाले क्वेश्चन में 1/e² है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं यहां पर क्या कर सकता हूं बेटा, 1/e²। बाकी सारी चीजें सेम है, तो क्या आ जाएगा, 2 = 4 लैम्डा टी, तो टी क्या आ जाएगा, 1/2 लैम्डा। इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ में रखे गए हैं कि आप आसानी से देख सकें कि बिल्कुल एक छोटी सी चेंज के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो बदल जाता है, और इस तरीके से नीट में पूछे भी जाते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आए हैं बेटा इस रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियाई में 20 सालों में। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस नेगेटिवली चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कंसेप्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कहता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आपको क्वेश्चन में कराया जाता है आपको क्लास में कि एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में वो इमिट करता है एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो बीटा पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सिमिलर है, चार्ज और मास सिमिलर है, बट ये इलेक्ट्रॉन से नहीं आया, ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहां से नहीं आता, न्यूक्लियस के अंदर से आता है। तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। बिल्कुल सही, पहली ही ऑप्शन करेक्ट हो गई है। दूसरी ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन एटम। नो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। नो, वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो हमने जस्ट थोड़े ही टाइम पहले 3-4 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है।
रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी है T1 टाइम के ऊपर, T1 टाइम के ऊपर एक्टिविटी है बेटा लैम्डा n1, हमने लिखा था लैम्डा n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा T1। T2 टाइम के ऊपर है लैम्डा n2, जिसमें हमने नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियस निकाले थे। आप देखते जा रहे हैं जो बाद में क्वेश्चन आए हैं वो आसान है, जो पहले क्वेश्चन आए हैं है ना 1776 में वो टफ है कंपैरेटिवली। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन की हमने एग्जांपल यहां पर देखी। तो यहां पर बच्चों पूछा गया है इफ द डिके कांस्टेंट फाइंड करना था। डिके कांस्टेंट फाइंड करना है तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, लैम्डा n0 कट जाएगा, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा T1 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा T2। इसको लिखा जा सकता है, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा माइनस लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2। तो इस तरफ आएगा R1 बाय R2, ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, कॉमन निकाल लिया T1 माइनस T2। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑप्शंस में T1 माइनस T2 दिख रहा है, तो अगर आप लैम्डा को कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास R1 बचेगा बच्चों R2 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा T1 माइनस T2। तो क्या बचेगा बच्चों? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, half life of radium is about 1600 year of 100 gram radium existing now 25 gram will remain unchanged। ये देखिए अभी कितना है 100 ग्राम, हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 50, उस हाफ लाइफ के बाद फिर बचेगा 25। तो कितनी हाफ लाइफ हो गई बेटा? पहली हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा 50, एक और हाफ लाइफ के बाद फिर आधा हो जाएगा 25। तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? 2 हाफ लाइफ्स। कितना हो गया है? 3200 ईयर्स। तो क्या बचेगा? 3200 ईयर्स बेटा। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय, गौर से देखिए बेटा क्या दिख रहा है, ये क्या है? बीटा डिके। तो क्या आंसर आएगा बेटा? सिंपली बी। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है हमें क्या डिके हो रहा है, बीटा। तो हमने क्या लिख दिया? बीटा डिके। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में ही आया था। अब अगर आप गौर से देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर ईयर्स में रेडियो एक्टिविटी में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूक्लियस में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी मिला के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो क्या है? तभी तो देखिए 20 सालों में 60 क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर मिला के हर साल 3 क्वेश्चन पक्का से आते हैं। सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज मास ऑफ 10 ग्राम एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू 0। अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट इन द सैंपल आफ्टर 2 मीन लाइफ। बच्चा इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाता है और फंस जाता है। मैं कहता हूं बेटा बनाना ही नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10 ग्राम 1 मीन लाइफ के बाद क्या होगा भाई? ये कितना बचता है? 1 मीन लाइफ के बाद 0.37% बचता है, सॉरी 37% बचता है, यानी कि 0.37 टाइम बचता है। तो ये कितना बच गया? 3.7 ग्राम बच गया। 1 मीन लाइफ और कर दो। कहां तो आपको एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर सॉल्व करना है और कहां आपको सिर्फ 3.7 को 0.37 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बनने वाला है? 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें 0.3 को तो 1.2 के आसपास बचेगा। तो 1.35 के आसपास बचने वाला है बेटा। आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप गौर से देखें 3.7 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 0.4 इंटू 0.4 करते 1.6, 3 इंटू 0.4 करते 1.2, दोनों के बीच में क्या बच रहा है ऑप्शन में से? 1.3। जय माता दी, कोई 1/e² बनाने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहता है सैंपल हैज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ एक्टिव डिके इन 30 डेज। 30 डेज में कितने डिके होंगे? पहले देखें बेटा, ये कितने थे? 4,
मल्टीप्लाई को एज इट इज रख लेंगे। पहले 10 दिन में कितने रह गए 2, अगले 10 दिन में कितने रह गए 1, अगले 10 दिन में कितने रह गए 1/2। डिके कितने हो गए बेटा 4 - 1/2 इंटू 10⁻16, 3.5 इंटू 10⁻16। खत्म आंसर। क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना है, जरूरत ही नहीं है। 10 दिन में हाफ लाइफ है तो 30 दिन में 3 हाफ लाइफ होगी। पहले 2 बचे, फिर 1 बचा, फिर 1/2 बचा, खत्म हो गया। ओके, समझ गए? बस यही करना है। आगे बढ़ते हैं। अ ड्यूटोरियम स्ट्राइक न्यूक्लियस विद सब्सिक्वेंट एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन ने जाके टकरा दिया किसको? ऑक्सीजन को। क्या बना? कोई एक एलिमेंट, साथ में एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 4। Z सेम रखना है। इधर क्या है 1 + 8, इधर क्या है Z + 2, Z क्या आ गया 7। मास नंबर सेम कर दो 2 + 16, A + 4 कितना आ गया A 14। क्या बचा? X कितना बचा बेटा 7 14। क्या बच गया? डी ऑप्शन। गेम ओवर। बात समझ रहे हैं? मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर 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 लाइक करें बेटा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया गया है। फॉर्मूला होता है लैम्डा = नेचुरल लॉग 2/t। नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग बेस ई के साथ। एटॉमिक हाइड्रोजन हैज लाइफ पीरियड ऑफ। एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाईली अनस्टेबल। इसकी जो हाफ लाइफ है वो सेकंड्स में होती है। ये आप याद रख सकते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए, तो ये थे हमारे पास बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। नीट के प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन PYQs फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों और आपको तरीका भी समझ में आ गया हो पेपर में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको नहीं फंसना है। थोड़ा सा IQ लेवल को यूज करते ही आप ऑप्शन में से अपने आंसर को ढूंढ पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।